नहीं देखा अभी? हिंदू में कुछ कुछ चीजें हैं जो आप देखते हैं। चलिए सबसे पहले पेपर ही देख लेते हैं, क्या न्यूज है वहीं से शुरू करते हैं। ठीक है, ये है, देखिए आज के जो पेपर में मेन न्यूज है वो ज्यादातर न्यू ईयर को लेके है ना, ये ठीक है। देखिए पहला इसमें न्यूज है, यूके अप्रूव एक्सपोर्ट वैक्सीन, है ना, यूके अप्रूव एक्सपोर्ट वैक्सीन। एक देखो दो तीन यहाँ पे कंपनी है वैक्सीन को लेके, तो एक चीज ध्यान रखना है, कोविड 19 की जो भी वैक्सीन है ना, कोविड 19 जो वैक्सीन से क्वेश्चन कभी बनेगा, क्या बन सकता है आपके समझिएगा, कोविड 19 से वैक्सीन में यूपीएससी में क्वेश्चन क्या बन सकता है। पहली बात, नेवर विल बी सिंगल वैक्सीन, ऐसा कभी नहीं होगा कि केवल एक कोई वैक्सीन हो, फाइजर या ऑक्सफोर्ड या सीरम, कोई एक वैक्सीन नहीं होगी। क्वेश्चन समझना है क्या होगा, इन प्रीलिम्स क्वेश्चन may be asked the location या country, developer country of particular vaccine, developer vaccine of particular country। जैसे अभी मान लीजिए तीन हमारे पास 3 या 4 वैक्सीन है जो न्यूज में है ना, एक तो फाइजर वैक्सीन है, एक ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है, एक सीरम की वैक्सीन है, कोई एक कोवैक्सीन है जो इंडिया की है और एक रशिया की है। तो 4 से 5 ऐसी वैक्सीन है जो न्यूज में है, ठीक है, तो 4 से 5 वैक्सीन है जो न्यूज में है। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है इसको लेके कि देखो कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस इन अमंग द वैक्सीन, ये क्वेश्चन कभी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। व्हाट इज डिफरेंसेस या व्हाट आर डिफरेंसेस अमंग द वैक्सीन्स, वैक्सीन्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं या क्या क्या अलग फीचर हैं, ये कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है, कभी क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछेगा आपसे। विच वैक्सीन कॉस्टली या विच वैक्सीन चीप, ऐसा भी कुछ नहीं पूछेगा। कौन सी कि किस वैक्सीन का लो प्राइस है, किस वैक्सीन का हाई प्राइस है, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। ओके, बस क्वेश्चन ये हो सकता है, फर्स्ट क्वेश्चन डेवलपर यानी किसने यानी किस कौन सा वो कंट्री है जिसने वो डेवलप किया, यानी डेवलपिंग कंट्री का नाम, डेवलपिंग कंट्री नेम, यानी किस कंट्री, जैसे मान लीजिए फाइजर है, फाइजर और ऑक्सफोर्ड, ये किस कंट्री की वैक्सीन है ना। उसके बाद कोवैक्सीन है, सीरम है, ये इंडिया की है, और जो रशिया की उसका भी नाम आपको याद रखना है। तो पहला फर्स्ट आपको ध्यान रखना है द डेवलपर कंट्री नेम, किस कंट्री ने वो डेवलप किया, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग, हु अबाउट WHO, ठीक है, विच वैक्सीन सर्टिफाइड बाय WHO। अगर इनमें बहुत सारी ऐसी वैक्सीन होंगी जिनको WHO यस करेगा फाइनली, है ना, दैट इज बेटर देन अदर, तो WHO पार्टिकुलर वैक्सीन के बारे में क्या बात कर रहा है, इसके बारे में हमें समझना है, WHO और वैक्सीन। उसके बाद सिंपल सा समझना है कि तीसरा पॉइंट ये है, गवर्नमेंटल वैक्सीन है या प्राइवेट कंपनी वैक्सीन है, ये भी हमें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि पूछेगा विच वैक्सीन गवर्नमेंटल वैक्सीन या गवर्नमेंट कंपनी वैक्सीन या अंडर गवर्नमेंट। जैसे कोवैक्सीन है, तो कोवैक्सीन है वो भारत सरकार द्वारा डेवलप की जा रही है, यानी जो ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो इंडिया गवर्नमेंट के अंडर में है वो डेवलप कर रहे हैं कोवैक्सीन। और जो सीरम है, जो सीरम वैक्सीन है वो प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, तो वो लोग डेवलप कर रहे हैं।
तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंडिया के रेफरेंस में। ठीक, तो अभी आपके सामने जो कितनी वैक्सीन है, 3 आप नाम लिख लीजिए। एक तो इसमें है ऑक्सफोर्ड वैक्सीन, है ना, तो सिंपल आप सब, हाँ ये तो हो गया आपका प्रीलिम्स के लेके ये हो सकता है। उसके बाद मेंस के लेके क्वेश्चन क्या बनेगा, है ना, वर्ल्ड या efforts for the vaccine to the COVID-19 in the world level, यानी विश्व स्तर पर कोविड-19 की वैक्सीन बनाने के लिए किए गए प्रयास। ये क्वेश्चन आपके मेंस में आ सकता है इस बार, ठीक है ना। तो एफर्ट्स ऑन अ वर्ल्ड लेवल डेवलप फॉर द कोविड-19 वैक्सीन, कोविड-19 वैक्सीन यानी विश्व स्तर पर कोविड-19 की वैक्सीन को लेके कौन कौन से एफर्ट्स किए गए हैं, है ना। एफर्ट्स नॉट रिजल्ट, फाइनल क्या है। तो आपको ये चीज सर्च करना है एग्जाम से पहले। क्वेश्चन हमेशा ये क्वेश्चन रहेगा, ये चीज ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन ये रहेगा कि कौन कौन से कंट्री ने एफर्ट्स किए हैं, ठीक है। तो कौन कौन से कंट्री अभी तक सामने आए हैं, यूएसए आया है, यूके आया है, रशिया आया और इंडिया आया है। और भी ऐसे कंट्री हो 2-4 तो उनके बारे में समझ लेना। तो क्या क्या समझना है, नेम ऑफ कंट्री पहली चीज, सेकेंड नेम ऑफ वैक्सीन, थर्ड नेम ऑफ वैक्सीन डेवलपिंग कंपनी, ठीक है। मेरी बात समझ रहे ना। अगर पूछेगा विश्व स्तर पर कोविड-19 की वैक्सीन को लेके क्या क्या प्रयास किए गए, तो क्या समझना है, नेम ऑफ कंट्री। If you want to mention USA, then you have to mention the name of vaccine with developing companies. जो कंपनी ने डेवलप किया उसके नाम के साथ आपको लिखना है, नॉट रिजल्ट, अभी रिजल्ट नहीं लिखना है। तो ठीक है, तो प्रीलिम्स का ये है और मेंस का क्वेश्चन यही बनेगा कि कौन कौन से एफर्ट किए गए हैं कोविड वैक्सीन को लेके, है ना। कोविड-19 वैक्सीन को लेके वर्ल्ड लेवल पर क्या क्या एफर्ट्स किए गए हैं, वर्ल्ड लेवल पर कौन कौन क्या क्या अभी तक वर्क किया गया है। तो ये क्वेश्चन आपका मेंस के पर्पज से बन सकता है, दैट मे बी 125 वर्ड। इस क्वेश्चन को पूछने का उनका पर्पज यही होगा कि यू आर अवेयर और नॉट अबाउट द वर्ल्ड सिनेरियो फॉर द कोविड-19। ऐसा तो नहीं आप लोग भी काम में लग गए हो अपने, तो ये चीज है। तो ये था। अब देखो चीजें पूरी यूपीएससी के सिलेबस में दैट ओनली मे बी 200 to 300 ओनली चीजें आपको पता है। पॉलिटी में सिर्फ राज्यसभा, लोकसभा, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, राज्यपाल, है ना, चीफ मिनिस्टर, ये सब क्वेश्चन 10 से 15 टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं, है ना। सेम चीज यहीं पर है वैक्सीन को लेके। बट वैक्सीन को लेके क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है ना। What is about the Indian efforts, Indian government efforts या Indian scientific efforts for the COVID-19 vaccine। तो भारत के क्या क्या प्रयास है वो समझना है, वर्ल्ड लेवल पर क्या क्या प्रयास है उनको समझना है। तो प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन बनेगा, डेवलपमेंट, कोई वैक्सीन का नाम देगा और उसका कंट्री का नाम पूछ लेगा, मैचिंग करने को दे देगा। दूसरा पूछेगा हु सर्टिफाइड द बाय WHO, ठीक है, WHO ने कौन किस वैक्सीन को सर्टिफाई किया है, अगर किया है तो। WHO मतलब क्या होता है सर? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, है ना। WHO ने किसको सर्टिफाई किया है। उसके बाद है गवर्नमेंट वैक्सीन, पूछेगा कि इंडिया में कौन सी वैक्सीन है जो गवर्नमेंट द्वारा डेवलप की गई है, गवर्नमेंट द्वारा। अभी जो वैक्सीन आजकल जो न्यूज में है, आपके पेपर में ही है, वो है सीरम वैक्सीन, ठीक है, आपने न्यूज में देखी होगी सीरम। तो ठीक है, हाँ सीरम वैक्सीन है ये वाली। तो खैर हम लिख लेते हैं, क्वेश्चन आप समझ गए क्वेश्चन क्या है। देखिए किसी भी
किसी भी सब्जेक्ट में टॉपिक पढ़ने से पहले आपको जानना जरूरी है कि क्वेश्चन कैसा पूछेगा, प्रीलिम्स और मेंस, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा वो। और इंटरव्यू में सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है, भगवान ना करे ये चीजें वहां तक पहुंचे कि तब तक फाइनल ना हो पाए। इंटरव्यू में इस बार क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो कोविड-19 की जो वैक्सीन आएगी, हाउ टू कंट्रोल क्राउड, हाउ टू कंट्रोल ब्लैक मार्केटिंग, हाउ टू कंट्रोल ब्लैकिंग, यानी जो ब्लैक मार्किंग है या जो ब्लैक लोग कर लेंगे या ओवर प्राइस कर देंगे या इंक्लूजन डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे करेंगे। इंटरव्यू क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपसे इस बार कि अगर वैक्सीन आती है तो क्या लगता है आपको वर्ल्ड लेवल पे क्राउड नहीं होगा, मतलब हमें भी चाहिए भाई, जल्दी से चाहिए हमें, तो क्या उसकी ब्लैक मार्केटिंग नहीं होगी, क्या उसका मिसयूज नहीं होगा, हम उसको कैसे हैंडल करेंगे इस चीज को। सपोज करो आज पता चल जाए कि एम्स में वैक्सीन बट रही है, तो आपको पता है एम्स से लेके बुलंदशहर तक जाम लग जाएगा, लोग पैदल खड़े हो जाएंगे, उसको कैसे कंट्रोल, कैसे हैंडल किया जाए, एक प्रशासक के रूप में ये सारी बातें आपसे पूछी जा सकती है। और कोशिश यही कि वहां तक कंट्रोल हो जाए, वैक्सीन की डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए सब तक, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, पहला एक है ऑक्सफोर्ड, है ना, ऑक्सफोर्ड वैक्सीन है, और दूसरा है इसमें फाइजर, जो फाइजर कंपनी ने बनाई थी, फाइजर और सीरम, ये दो शायद आज के पेपर में आपके न्यूज में है, और एक कोवैक्सीन है, वो न्यूज पेपर में तो नहीं है लेकिन न्यूज में रहती है कोवैक्सीन, ठीक है, कोवैक्सीन है वो न्यूज में रहती है। तो ये है, ये दोनों तो यूएस यूके की है ना, और ये इंडिया की है, तो सीरम से बात चल रही है। सीरम के बारे में कुछ जानकारी है आपको, बताइए, कुछ सीरम के बारे में जानते हैं, क्या है, किस कंपनी की है, कुछ आइडिया है आपको सीरम रिलेटेड चीजों को? चलिए हम बात कर लेते हैं। देखो, सीरम के बारे में क्या जानना चाहिए हमें, केवल हमें क्या पता होना चाहिए, सीरम के बारे में सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ये जो वैक्सीन है वो कहाँ डेवलप हुई, किस कंपनी के द्वारा डेवलप की गई है, और इसके कंपनी के जो मालिक हैं वो कौन है, जो इस समय सीईओ है वो अडर पूनावाला, एक कंपनी है जो 1906 में एस्टेब्लिश हुई थी पुणे में, जो मेडिकल फैसिलिटी को लेके या मेडिकल जो भी है वैक्सीन वगैरह उनको बनाने के लिए है। तो ये कंपनी जो सीरम है वो पुणे में कंपनी है, उसके द्वारा बनी गई, ठीक है, पुणे में। तो एक प्राइवेट सीरम है, अभी इससे बात चल रही है गवर्नमेंट की कि हम फाइनलाइज करेंगे, बट ये प्राइवेट कंपनी है। इनका कहना है कि ये जो वैक्सीन है वो एक कैंडिडेट के लिए 1000 का होगा, एक कैंडिडेट के लिए, ठीक है। तो ये चीज अगर प्राइवेट में कोई लगवाता है तो, और 200 रुपीज होगा गवर्नमेंट के लिए। तो ये थोड़ा सा, वैसे इससे कोई लेना देना नहीं है आपको, इतना समझना है, ये पुणे बेस कंपनी का है और प्राइवेट कंपनी है। और सीरम, बहुत चीजें फाइनल होना है कि इनके जो क्राइटेरिया हैं, इनके जो इफेक्ट है वो कितने हद तक कंट्रोल कर पाते हैं। अगर ये मैक्सिमम कंट्रोल कर पाते हैं तो उनको फाइनलाइज किया जाएगा, नहीं तो जो गवर्नमेंट की कोवैक्सीन उस पर काम हो रहा है। तो अभी ज्यादा कुछ इसलिए नहीं जानना है वैक्सीन के बारे में क्योंकि अभी कुछ फाइनल नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फाइजर या ऑक्सफोर्ड या फिर सीरम या कोवैक्सीन किस कंट्री की है, क्योंकि ये बना रहे हैं तो कुछ हद तक तो होंगी, और ऐसा नहीं है कि कोई एक वैक्सीन होगी जो पूरे वर्ल्ड में काम करे। ऐसे मान लीजिए कि अगर जो टीबी का टीका है या HIV का है या फिर कोई भी, जैसे मान लीजिए मेडिसिन फीवर की है, तो फीवर की मेडिसिन सिर्फ एक नहीं है ना, या कफ
जो कफ की सिरप है कोई एक नहीं है, तो वो बहुत सारी हो सकती हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही हो। मेरी बात समझ रहे हैं? एक एक मेडिसिन नहीं आएगी कोविड-19 की भी। जो जो वैक्सीन आएगी वो वही बहुत सारी कंपनी की आएंगी। जैसे एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक अलग अलग नाम से आती है ना, एम्पेसिलिन है, सिप्रोफ्लॉक्सिन है, ठीक है, तो अलग अलग नाम से आती है, कंपनी के नाम से, लेकिन उनके अंदर मेडिसिन लगभग एक जैसी होती है। तो ये था आपका वैक्सीन को लेके ध्यान रखना है, ठीक है। देश का सर, हाँ जी, 2 देश का सर, ऑस्ट्रेलिया का और सर यूके, सर यूएस का। हमने कहा फाइजर और ऑक्सफोर्ड दोनों ही यूके की हैं, ठीक है। आगे भी अगर कोई कंपनी आती है मार्केट में तो उसके कंट्री का नाम हमें याद रखना है कि किस कंट्री की है ये। कभी मैचिंग में पूछ सकता है क्वेश्चन इसको कि मिलाइए किस कंट्री से है, ये है। और नेक्स्ट बात करते हैं हम। तो ये था हमारा वैक्सीन्स को लेके। बाकी जो एक मुद्दा ये चल रहा है इसमें, खासकर फार्मर्स को लेके, ये है ना, फार्मर सेंटर एंड रीच एग्रीमेंट ऑन 2 इश्यू। तो ये काफी न्यूज में रहने वाला है, बट दोनों में जो प्रॉब्लम जो भी न्यूज में है, फाइनली क्वेश्चन क्या बनेगा? तो क्वेश्चन यही बनेगा कि व्हाट वाज प्रॉब्लम, कि क्यों अपोज कर रहे थे फार्मर, तो फार्मर्स की डिमांड क्या है और गवर्नमेंट की डिमांड क्या है, और इससे इम्पैक्ट क्या हुआ है, ठीक है। तो यही सारी चीजें निकल के आएंगी फाइनली। कई बार हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो फार्मर प्रोटेस्ट का बस यही जानना है कि जो प्रोटेस्ट है ना, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी डिमांड क्या है, और क्वेश्चन ये बनेगा। और दूसरे जो है, जो एग्रीकल्चर लॉ क्या है, वो उनको आपको याद रखना है, ठीक है। और इसका जो प्रोटेस्ट का इम्पैक्ट क्या बना है, क्वेश्चन ये हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। किसान लोग क्या चाहते हैं उस पे हमें न्यूज को ध्यान रखना है, ध्यान। और जो तीनों लॉ हैं गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कौन कौन से लॉ हैं, इस पर भी हम बात कर चुके हैं। और इस पे इम्पैक्ट क्या है इस प्रोटेस्ट के, वो भी इम्पैक्ट मतलब जब भी हम इम्पैक्ट लिखते हैं तो ये ध्यान रखना है पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इम्पैक्ट लिखना है। पॉजिटिव भी लिखना है और इसके निगेटिव भी लिखना है, यानी जो प्रोटेस्ट है उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है और इसके निगेटिव इम्पैक्ट भी, ठीक है। तो ये चीज रखना है। तो इस पे कोई डिस्कस करना है। अच्छा, इस प्रोटेस्ट के पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है? वैसे तो बात की है हमने कई बार, बता सकते हैं कुछ प्रोटेस्ट के पॉजिटिव इम्पैक्ट? देखो पहला तो पॉजिटिव, देखो कोई भी जो प्रोटेस्ट है आपको बहुत ज्यादा उसको पॉजिटिव नहीं बोलना है। पहली बात कि प्रोटेस्ट नहीं होनी चाहिए, है ना। प्रोटेस्ट शुड नॉट बी हैपन, कभी नहीं। प्रोटेस्ट हमेशा गलत होते हैं, नहीं होने चाहिए। और प्रोटेस्ट ना हो ये भी गलत है। मेरी बात ध्यान से समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। प्रोटेस्ट होते हैं, ये नहीं होने चाहिए। तो प्रोटेस्ट बिल्कुल नहीं हो ये भी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कोई समझ पा रहा है? यस सर। सर क्या? लोकतांत्रिक में होना चाहिए सर प्रोटेस्ट। डेमोक्रेसी, इसी बात की डेमोक्रेसी है। ठीक है, और नहीं होना चाहिए तो इसमें तो सर निरंकुशवाद हो जाएगा ना सर, एक तरह से तानाशाही। नहीं, उसमें एक चीज पूछ सकता है कि प्रोटेस्ट शुड बी डन, ये जरूरी भी है, और प्रोटेस्ट नहीं भी होना चाहिए ये भी जरूरी है। प्रोटेस्ट नहीं का मतलब है कि सरकार को अबाउट स्टेटमेंट या अबाउट लॉ, अबाउट द सिटीजन ऑफ इंडिया, अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन सेंसिटिव होना चाहिए कि प्रोटेस्ट होने की जरूरत ही ना पड़े। मैंने अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि प्रोटेस्ट का होना भी गलत है और प्रोटेस्टर्स का ना होना भी गलत है ना, प्रोटेस्ट का होना भी गलत है
और प्रोटेस्ट का ना होना भी गलत है। दोनों में आप लिखोगे। होना इसलिए गलत है कि जरूरत ही क्यों पड़े, है ना। मतलब जो जितनी भी रिक्वायरमेंट, एक क्यों ऐसा हुआ कि जो फार्मर है वो रोड पे आ गए। मतलब दिल्ली में 3 डिग्री टेम्परेचर है आज 3 डिग्री, 3 डिग्री समझ रहे हो आप। और जहां ये लोग हैं वहां तो और कम होगा। दिन में 3 डिग्री है, रात में क्या हाल होगा। तो पहले तो उन्हें ऐसा कुछ हमें नहीं करना है, गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को, कि वो मजबूर हो जाए प्रोटेस्ट करने के लिए। पहली बात, नहीं होने चाहिए। दूसरी बात है कि नहीं होना भी गलत है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी तरह की कोई डिमांड है तो उसके फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो फ्रीडम स्पीच भी होनी चाहिए। मतलब बोलने की स्वतंत्रता भी जरूरी है, लेकिन ऐसा ना हो कि हम उसे इतना मजबूर कर दें कि वो गाली देना शुरू कर दे, है ना। बोलने की स्वतंत्रता है, ये बात ठीक है, दैट शुड होना चाहिए, बट ऐसा भी ना हो कि इतना मजबूर हो जाए कि वो गलत बोले। इन सभी चीजों को समझना है। क्वेश्चन यहीं पे करेगा। अब आप कहीं भी प्रशासन में हैं तो क्या करेंगे वहां पे? आप कोशिश ये करेंगे प्रोटेस्ट ना हो, मतलब जो भी चीजें हैं वो क्लियर समझ में आ जाए, है ना। तो लोगों के फेवर में हो, लोगों के लिए वेलफेयर के लिए हो, जो उन्हें इसके लिए मतलब मजबूर ना होना पड़े कि हमें रोड पे आ जाए या गवर्नमेंट का अपोज करें, ऐसा हम करें ही ना। दूसरी चीज, अगर प्रोटेस्ट कहीं हो रहे हैं तो उनको भी प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेस्ट शुड बी प्रोटेक्ट, है ना। प्रोटेस्ट शुड बी प्रोटेक्ट। मेरी बात समझ रहे हैं? लिख लीजिए, इसमें एक क्वेश्चन लिखिए। प्रोटेस्ट is not good for system या एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट, ठीक है। बट प्रोटेस्ट शुड बी प्रोटेक्ट। डिस्कस इन 250 वर्ड्स। डिस्कस इन 250 वर्ड्स। ये है वास्तव में एक लेवल पे जाके आपको समझना है चीजों को। हो सकता है कि आप लोगों में एक दो को चीज समझ में नहीं आ रही हो। अच्छा, इसकी हिंदी क्या बन सकती है? आंदोलन शासन के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन आंदोलन को सुरक्षा देनी चाहिए। लिख लीजिए इसको हिंदी में भी। आंदोलन किसी शासन या तंत्र के लिए अच्छे नहीं है, लेकिन उन्हें सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, ठीक है, की जानी चाहिए। ये आप, है ना, कथन की समीक्षा करें। अब ये आपके 250 वर्ड्स में हो सकता है, 125 में हो सकता है, 150 में हो सकता है। ये आप समझिए, ये आपका जो पेपर जीएस में, ठीक है, जीएस में पेपर 2, ठीक है, पेपर 2 और पेपर 4 दोनों में आएगा। ये पेपर 2 में आएगा, पेपर 4 में आएगा, और ऐसे में भी आएगा, ये ऐसे में भी, निबंध में भी आएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। पेपर
4 पेपर 2 पेपर 4 पेपर ऐसे में भी क्वेश्चन पूछेगा और ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन बनाएगा आपको, इंटरव्यू में भी। ठीक है। तीन, ये आपका टॉपिक 3 जगह बन सकता है, इतना ये है ना। इंटरव्यू में तो खूब ज्यादा घुमाएगा ये। ठीक है, किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही है इसको? सर एक बार रिपीट कर दीजिए। सर रिपीट। आंदोलन किसी शासन तंत्र के लिए अच्छे नहीं है। सर क्वेश्चन नहीं सर, सर इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए। हाँ, लेकिन इन्हें सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। मतलब क्या है कि ये देखिए, पहले तो समझना है कि इज नॉट गुड फॉर सिस्टम या एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट, ये सही नहीं होते हैं। सही नहीं मतलब क्या है, क्यों सही नहीं है, क्यों अच्छे नहीं है? आप देख रहे हो इनके बैड इम्पैक्ट है ना, इसके बैड इम्पैक्ट हैं। अब पूरा दिल्ली जाम है, दिल्ली नोएडा मेरठ पूरा बंद है, दैट इज नॉट गुड। अब इनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। प्रोटेक्ट इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि स्पीच ऑफ फ्रीडम इज फंडामेंटल राइट गिवन फॉर एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। हर नागरिक के लिए वो राइट दिया गया है। वी शुड प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स सिटीजन ऑफ इंडिया। जो भी सिटीजन ऑफ इंडिया है उसको हमें बोलने से नहीं रोकना है। अगर मान लीजिए आपको लगता है अगर दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस या फिर हरियाणा या पंजाब पुलिस चाहती तो दिल्ली तक लोग आ जाते? नहीं। अभी वो डिमांड कर रहे हैं कि हम 26 को रिपब्लिक डे को परेड में शामिल होंगे। तो अभी नया डिमांड उनका निकल के आ रहा है, तो डिमांड कोई गलत नहीं है ना। उनके डिमांड का हमें रेस्पेक्ट करना है और उनको पूरा करने की कोशिश करनी है ना। और साथ में हमें ये भी देखना है कि लॉ एंड ऑर्डर इफेक्ट ना हो। यही तो प्रशासन है ना। आप एक जिलाधिकारी हैं, एक डीएसपी हैं, एक कमिश्नर हैं, एक लेवल पे काम कर रहे हैं, तो यही वो टाइम होता है जब आदमी को रात में नींद नहीं आती है प्रशासन में। एक तरफ सरकार कह रही है कि ये लोग दिल्ली में नहीं आने चाहिए, और एक तरफ आप जिम्मेदारी है संविधान के प्रति, क्योंकि आप संविधान की कसम खा के आए हो। अब उनको उनके फंडामेंटल राइट को भी प्रोटेक्ट करना है, उनकी आवाज को भी वहां तक पहुंचाना है। और जो गवर्नमेंट की तरफ से काम दिया गया आपके मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन करना है। इसमें आप क्या करोगे? मशीनरी आपके पास है, मशीनरी की मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, सारा कुछ आपके पास है, कीजिए, है ना। तो ये चीज है, इसमें आप लिखने की कोशिश कीजिए। और मुझे लगता है कि क्वेश्चन इथिक्स का ज्यादा है पेपर 4 का, और निबंध भी कभी बन सकता है इसमें। ये जो लड़ाई है और सिर्फ 2 चीजों की है जहां से मैं देखता हूं, एक तो एडमिनिस्ट्रेशन की और दूसरा फ्रीडम ऑफ स्पीच की। जो मूवमेंट में जो यूपीएससी वहां से निकालेगा, आपको क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको निकालेगा वो यही होंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है। तो ये चीजें आपको समझना है, ठीक है। सबको समझ में आ गया? क्वेश्चन लिखने की कोशिश कीजिए, नहीं तो ये क्वेश्चन ऐसा है 2 दिन 3 दिन जब भी ना है फिर से इसको डिस्कस करेंगे। बस हमें याद दिला देना ये। ठीक है सौरभ, समझ में आया? अरे देखो ये चीजें वो हैं जो किताबों में नहीं। हाँ बताएं सर। प्रोटेस्ट का इम्पैक्ट सर क्या होगा सर? प्रोटेस्ट का इम्पैक्ट नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। मतलब आंदोलन जब होता है तो उसका प्रभाव नकारात्मक भी होता है, सकारात्मक भी होता है। नकारात्मक सकारात्मक पहले देख लेते हैं। सकारात्मक ये होगा कि जो किसानों की डिमांड है, किसान क्या कोई भी हम मान सकते हैं, जो आंदोलन करता है उनकी जो मांगे हैं उनको पूरा किया जाना ही सकारात्मक प्रभाव है। यानी जो वो चाह रहे थे उसको, वो चीज उनको मिला,
पहली चीज। सेकंड, कि लोगों में एक अवेयरनेस आया अबाउट सिस्टम, अबाउट ऑन राइट्स, मतलब अपने अधिकारों के प्रति एक जागरूकता बढ़ी उनमें, अधिकारों के प्रति उनकी जागरूकता बढ़ी। एक ये है इसका पॉजिटिव। दूसरा है एक फीलिंग डेवलप होती है, मैंने कई बार इस पर डिस्कस किया है, इसको कहते हैं कि नेशनलिज्म, है ना, फीलिंग ऑफ इंक्रीज फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, एक राष्ट्रवाद की भावना आती है। कभी आप जाना वहां, आपको अगर आप जिधर वो खड़े हैं उधर आप खड़े हो तो आप उनके हो, ना आपसे नाम पूछेंगे, ना आपसे जाति पूछेंगे, ना आपसे कहाँ से आए हो वो पूछेंगे। अगर आप उनकी तरफ खड़े हो और पुलिस ने आपको पकड़ने की कोशिश की तो बिना आपसे पूछे वो पूरा हमला कर देगा, पूरा ग्रुप, आपको बचाने के लिए। तो एक एकता की भावना भी डेवलप होती है उनमें। तो मेन जो खैर एकता की भावना के लिए प्रोटेस्ट नहीं किए जाने चाहिए, ये बात ठीक है, बट जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं उनके प्रति वो जरूर जागरूक हो रहे हैं और जो उनकी डिमांड है वो पूरी हो रही है। निगेटिव तो आपको पता ही है ना, निगेटिव में लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था प्रभावित हो रही है, पूरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो पूरा डिस्टर्ब हो रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, ठीक है, और जो गवर्नमेंट की जो एक्टिविटी है वो भी पूरी तरह से रुकी हुई है। तो इससे डिस्टरबेंस तो है ही, तो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव होते हैं। ना तो किसान कुछ कर पा रहे हैं, ना ही सरकार को कुछ करने दे रहे हैं, है ना, सरकार भी उलझी हुई है, किसान भी उलझे हुए हैं। तो इसका नकारात्मक इम्पैक्ट यही है। क्या लगता है आपको कि 2 डिग्री के टेम्परेचर में लोग बैठे हुए हैं, क्या कृषि मंत्री को या मोदी जी को या अमित शाह को रात में नींद आती होगी? एसी के रूम में नहीं आती होगी। उनकी वजह से कृषि मंत्री रात को सो नहीं पाते होंगे, हालांकि उनके बस में कुछ नहीं है, लेकिन वो भी सोचते होंगे यार हम इतने इस तरह से सिस्टम में है, उनके रूम का टेम्परेचर 22 डिग्री होगा, लेकिन क्या उनको ख्याल नहीं आता होगा कि जो लोग 2 डिग्री में बैठे हैं बाहर। अरे यार 1 मिनट जरा, ये थोड़े सॉरी, आज न्यू ईयर के चक्कर में सब लोग बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, वही फोन बार बार आ रहा था। मेरा इरादा कुछ और है कि नई साल की शुरुआत अपने घर से ही की जाए। हर साल तो बाहर से होती है, इस बार अपने घर से करने का इरादा है, पता नहीं लोग करने देंगे कि नहीं। तो यस बताएं। Protest is not good for system and administration only when it is violent and if they don't follow the rules. Yes. Yes, sir. So the main reason for violence is lack of awareness about the law. So we can communicate with the protester to make them awareness about the law at the first only. Okay. So this violence will not take place. Communication is the key, sir. Communication is the key, but communication जो बात हो रही है, कम्युनिकेट कर रहे हैं गवर्नमेंट के लोग, वो डिमांड ये कर रहे हैं कि कम्युनिकेट में भी एस्टेब्लिश communication is going on, but the demand of farmer not acceptable. हमेशा डिमांड जो है एक्सेप्ट करने वाली नहीं होती। आपको पता है कि हर रोज ये लोग जा रहे हैं, 4 तारीख को फिर से मीटिंग है, मतलब कृषि मंत्री की, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की, बट डिमांड हमेशा एक्सेप्टेबल नहीं होती। और यही वजह होता है, मैंने पहले ही बताया है कि कोई भी प्रोटेस्ट हो, प्रोटेस्ट के 3 फेज होते हैं। फर्स्ट फेज होता है गैदरिंग द क्राउड, पहला फेज। गैदरिंग द क्राउड में 2 चीजें होती हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ये सोचता है कि दैट इज ए स्मॉल गैदरिंग और नॉट मे बी ए लार्ज मास गैदरिंग। अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने ये समझ लिया कि ये स्मॉल गैदरिंग है, यही सबसे बड़ा मिस्टेक होता है एडमिनिस्ट्रेशन का, और इसी का हम लोग फायदा उठाते हैं जो प्रोटेस्ट करते हैं।
और जो प्रोटेस्ट करते हैं उसके पास 3 and 4th लेयर में प्लानिंग होता है, 3 and 4th लेयर में हमने किया है तो हमें पता है 3 and 4th लेयर मतलब अगर ये फेल है तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, जो प्रोटेस्ट करते हैं उनको प्लानिंग से लेके चलते हैं। और अभी दूसरा ये होता है कि सेकंड क्या होता है स्टेज कि एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ये सोचता है कि चलो ये कुछ देर बैठेंगे चले जाएंगे खुद ही परेशान होके, है ना। अभी जो प्रॉब्लम अभी जो प्रोटेस्ट जो है दैट इज इन द 4th स्टेज। 4th स्टेज मींस पूरा मतलब जैम लगा दिया है पूरा दिल्ली में, पूरा एरिया में। तो एक तरह से प्रोटेस्ट भी में स्टेप बाय स्टेप चलता है। प्रोटेस्ट शुड बी कंट्रोल इन इनिशियली स्टेज। अब इनिशियली स्टेज में क्यों नहीं कंट्रोल हो पाता है, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कितना बड़ा हो जाएगा, है ना, कितना बड़ा हो जाएगा। और जो इसका जो स्प्रेडिंग होता है, जो इसका फैलाव होता है वो केवल प्रोटेस्ट पे, जो प्रोटेस्ट करते हैं उन पे नहीं होता है। थोड़ा हिडन चीज आप देख रहे होगे यहाँ पे कि देयर आर पॉलिटिकल पार्टीज आल्सो इंगेज इनडायरेक्टली, है कुछ इंगेज, है ना, फंडिंग सारा कुछ इंगेज है। मैं आपको अपनी बताता हूँ कि जब प्रोटेस्ट हम लोग दिल्ली में कर रहे थे यूपीएससी को लेके, तो ये चीज हमें बहुत बाद में पता चली, क्योंकि पहले हम एक पार्ट थे फिर जाके लीड किया शुरू में, कि जब भी हमें पुलिस डिटेन करती थी तो कोई ना कोई कांग्रेस के लीडर पहुंच जाता था हम लोगों को छुड़ाने के लिए। तो हमें ये बहुत दिन तक नहीं समझ पाए, 4-5 बार ऐसा हुआ पुलिस पकड़ के ले गई, जेल में बंद किया, फिर कोई कांग्रेस का लीडर पहुंच गया और हमें वहां छुड़ा लिया गया, मतलब पुलिस ने हमें छोड़ दिया। तो बाद में पता चला इस पूरे मूवमेंट को कंट्रोल ही वो लोग कर रहे हैं। तो मैंने कहा फिर तो ये सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो सेम चीज यहाँ पर है, ठीक है। तो जो फैलाव होता है वो पॉलिटिकली हो जाता है, वही सेम अभी है। किसी भी तरह से रूलिंग पार्टी को मतलब नीचा दिखाना है, बदनाम करना है उनको, बस यही चीजें हैं। बट कम्युनिकेशन है बेस्ट, बस उन लोगों की डिमांड ही ऐसी है कि नहीं हमें तो आप, वो चाहते हैं कि पीएम आए और जो तीनों लॉ हैं उनको फाड़ के फेंक दें। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे है कि डिमांड शुड बी राइज, ये बात तो ठीक है, डिमांड को उठाना चाहिए, बट डिमांड एक्सेप्टेड है या नहीं है, एक्सेप्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, व्हाट इज द रीजन नॉट एक्सेप्ट करने का, ना उनके पास क्या रीजन है? ऐसा कौन सा रीजन है कि गवर्नमेंट फार्मर की डिमांड को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही? कोई बता सकता है क्या रीजन है ऐसा? पहले भी तो चल रहा था, अब चलने दो, किसान ही तो हैं, वोट पहले भी दे रहे थे अब भी दे रहे हैं, बट क्या रीजन है एक्सेप्ट ना करने का उनकी डिमांड्स को? मतलब जो लॉ हैं उनको डिसमिस ना करने का क्या रीजन है? जो सब प्रोसेस बहुत बड़ा है सर, इसका पहले तो प्रोसेस बड़ा है, पहले लोकसभा में पारित होता है, फिर राज्यसभा में राष्ट्रपति का साइन होते हैं सर, बहुत प्रोसेस, इसलिए ये हो नहीं पा रहा है। ठीक है, और कुछ जो आपको दोनों तरीके से, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और टॉपिक भले थोड़े कम हो पाए, उनको समझिएगा इसको क्या है कि कौन इसको इनवैलिड कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, ठीक है। गवर्नमेंट क्यों नहीं कर पा रही, इसका फर्स्ट रीजन देखो, पहले सोचते हैं आम जनता क्या सोचती है इसके बारे में। जो आम पब्लिक है, जो कॉमन पीपल ऑफ इंडिया, ये सोचता है कि इसलिए ये लॉ डिसमिस नहीं किया जा रहा है क्योंकि ये एक, है ना, मीडिया में नाम आता है अडानी अंबानी ये सब, इसलिए नहीं किया जा रहा है कि दिस लॉ इज फेवर फॉर दिस पर्सन बिजनेसमैन, ऐसा कॉमन पीपल सोचते हैं, इसलिए नहीं किए जा रहा है ये लॉ। लेकिन रियल में अगर गवर्नमेंट की तरफ से सोचेंगे हम, तो गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉब्लम ये है कि दैट हैज अ लॉन्ग प्रोसेस, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, दैट पास्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट द्वारा पास किए गए। अगर आज हम इसको डिसमिस कर देते हैं, ध्यान समझना इस चीज को कि क्या मजबूरी है गवर्नमेंट की, व्हाई नॉट डिसमिस गवर्नमेंट। आज अगर इसको डिसमिस कर देते हैं, कल कोई भी जाके खड़ा हो जाएगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मतलब आप ये मजाक बना लिया है कि लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी पार्लियामेंट का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आप अगेंस्ट, आप उसका अपोज कर रहे हो। अगर फिर भी ये खारिज होता है ना, इसको डिसमिस किया जाता है, दैट इज वेरी वेरी बैड मैसेज फॉर द डेमोक्रेसी। कोई भी आगे खड़ा हो जाएगा,
Then what is the importance of parliament system? Yes, sir. You have right to speech, you have right to freedom, but you have select the person to represent in parliament. जो लोगों ने साइन किया है, they are all representative of your, आपके तो रिप्रेजेंटेटिव है वो, कहीं और से तो नहीं आए वो, आपने तो किया है। बोलते हैं कि जो संसद है वो जनता है, ऐसा कुछ है। तो ये हो गया, नहीं करना चाहती सरकार, नहीं कर सकती। अगर फिर भी कौन कर सकता है इसको, तो वो कर सकता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ये इस लॉ को खारिज कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट खारिज कर सकते हैं। वो किस बेस पे? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बेस पे, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बेस पे वो उसको डिसमिस कर सकते हैं। अब जो है केवल क्या लगता है आपको कि ओनली प्राइम मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉ? ऐसा नहीं है, सर सुप्रीम कोर्ट कैसे खारिज करेगा, मतलब वजह क्या रहेगी उसकी? वजह ये रहेगी कि दैट इज वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब इन्होंने संविधान के अवहेलना की है। जो कैसे अवहेलना हुई? अवहेलना हुई नहीं, मैंने कहा नहीं हुई, बात मैं मानता हूं कि हुई नहीं। अगर ये सुप्रीम कोर्ट करना चाहे तो एक ही रास्ता है कि सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है इसको, बाकी कोई नहीं कर सकता। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज ओनली सिंगल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दे आर ओनली रिप्रेजेंटर ए पार्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी। वो केवल एक कॉन्स्टिट्यूंसी के रिप्रेजेंटर हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। उनकी वैल्यू भी सेम है जितनी किसी और मिनिस्टर की है। बस हाँ, सारे लोग उनको रिपोर्ट करते हैं और वो जाके प्रेसिडेंट को करते हैं। यही सिस्टम है ना। गवर्नमेंट कौन है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के अंडर में कौन है? प्राइम मिनिस्टर। और प्राइम मिनिस्टर के अंडर में सारी मिनिस्ट्री है ना। तो वही ही इज अ हेड ऑफ मिनिस्टर ऑफ काउंसिल। वो जितने मंत्री हैं उनका वो हेड है और कुछ भी नहीं है। जितनी वैल्यू होम मिनिस्टर की है, जितनी हेल्थ मिनिस्टर की है, जितनी फॉरेन मिनिस्टर की है, उतनी ही उनकी है। वो डिसमिस कर ही नहीं सकते। और जो लोग किसान है बेचारे क्या जाने, तो उन्हें प्रोसेस बताना चाहिए। अब गवर्नमेंट बड़ा गलत तरीके से फंस गई है। सीधे सीधे बोलते हैं अरे वो कानून अपना वापस ले लें और हम चले जाएंगे उठ के। ऐसा थोड़ी है। किसने बनाया? Exactly, sir. They should be known. They Yes. should be aware. yes, they should be aware. But aware वो नहीं है, ये तो प्रॉब्लम है। उन्हें स्टिमुलेट किया गया है, उनको पुश किया गया है, उनको भड़काया गया है। Yes, sir. They has been misguided. Yes, misguided 100%. तो they are misguided. उनको पता नहीं है। अरे अभी मैं बहुत चीजें सुन रहा था कि मीडिया में कोई बोल रहा था, आज मैंने कहीं पढ़ा है कि जिस तरह से रामायण दिखाई जाती है बचपन से, उसी तरह से संविधान भी दिखाया जाना चाहिए बचपन से। तो मुझे लगता है ये गलत नहीं है। संविधान में जैसे जो चीजें आपको पता है, दैट इज नॉट इजी टू डिसमिस द लॉ। तो ये चीज जो लोग बैठे उनको भी समझ में आएगा, दैट इज नॉट इजी। और ये यहाँ आप फोर्स नहीं कर सकते हो, यहाँ फोर्स नहीं कर सकते हो, इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हो। इसके अंदर इसके अंडर में सबको बोलना है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया। यहाँ पर कोई दादा नहीं है, सब हम इसके नीचे हैं। इससे तो ऊपर नहीं है ना, इससे ऊपर नहीं है। तो ये चीजें हैं। तो ये कभी क्वेश्चन बन सकता है कि क्या रीजन है कि गवर्नमेंट नहीं कर रही हो, क्या रीजन है कि गवर्नमेंट को जो लोग मिसगाइड हैं 100%, है ना। अजीब अजीब से वीडियो आ रहे हैं सामने। कल एक लड़की का वीडियो में देख रहा था। ये सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं कोई उनको मतलब ऐसे करे कि, लेकिन कुछ चीजें हैं जो बहुत ही कह सकते हैं बचपनी हरकतें हैं, है ना। एक कोई पत्रकार था, तो उससे लड़की बोलती है कि नौकरी तुम्हें नहीं मिली इसलिए तुम पत्रकारिता कर रहे हो, जर्नलिज्म कर रहे हो। तो एक जर्नलिज्म और एक गवर्नमेंट सर्वेंट में फर्क नहीं है, है ना।
अगर जिसको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली इसका मतलब वो बेरोजगार है। अरे वो तो पत्रकार था, बोला नहीं, बोला मैडम जितना आप पूरे पूरे महीने में कमाओगे उतना दिन का एक दिन का सैलरी है मेरा। जो भी पत्रकार रहा होगा आज तक का ही होगा जैसा बोला होगा तुम लोगों ने, या किसी का भी हो। तो एक तो इनको पता नहीं है कि वो क्या बोल रहा है, वो मैच्योर नहीं है ना, वो मैच्योर लोग नहीं है, और मीडिया उनका मजा ले रहा है। एक ही गेम है, गेम ऑफ ऑडियंस, है ना, ऑडियंस है। वो लड़की ने बोला, लोगों ने बड़े मन से सुना। एक ताऊ आया, उसने गाली दी पीएम को, बड़े मन से सुना लोगों ने। वॉच टाइम बढ़ रहा है लोगों का, टीआरपी बढ़ रही है, और कुछ नहीं है। और ये सारी चीजें जिस दिन समझा दी जाएंगी लोग उतनी समझ में आ जाएगा। खैर, तो ये सब बात तीनों कई सारी बातें आज हुई हैं प्रोटेस्ट के बारे में, तो इंटरव्यू के बारे में भी है। पहला क्वेश्चन मैंने ये बताया था कि क्या रीजन है कि गवर्नमेंट, हाँ सर कोई रूल जैसे पार्लियामेंट में बन जाता है कोई भी रूल, तो उसको खारिज करने का पार्लियामेंट की तरफ से कुछ ऐसा नहीं होता, पार्लियामेंट्री कोई तरीका नहीं होता ना? एक बार हो गया मतलब पार्लियामेंट्री नहीं है, केवल पार्लियामेंट्री अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको वापस कर देगा तो दैट में भी चेंज। पार्लियामेंट जैसे अगर कोई लोकसभा राज्यसभा से कोई बिल पास हुआ, उसको पार्लियामेंट के पास गया, पार्लियामेंट के पास जाने पर अगर वो प्रेसिडेंट ने पढ़ा और उसको देखा फिर उसको वापस कर दिया तो उसमें चेंजेस हो सकते हैं, है ना, उसको खत्म भी किया जा सकता है। बट एक बार प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया फिर नहीं हो सकता कुछ, फिर तो केवल सुप्रीम सर कोर्ट हाई कोर्ट कर सकता है। जी सर, जैसे कोई रूल पूरी तरीके से बन गया और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट सिर्फ उसको खारिज कर दे किसी भी बेस पे, तो उसके मतलब बेस को वेरीफाई करने की जरूरत नहीं होती, मतलब उन्होंने खारिज कर दिया मतलब हो गया, चाहे वो कोई भी बेस रहे। यही बात है ना सर, उसी दिन से वो डिसमिस हो जाएगा, वो डिसमिस हो जाएगा, फिर वो खत्म हो जाएगा। यस सर। और नहीं बनेगा वो, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन है तो वो करेगा। अगर उसके बाद अगर आप चाहते हो कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा ना करे तो आपको पार्लियामेंट में फिर एक से रूल लाना है, और फिर वही आता है कि यू कैन नॉट चेंज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो किसी भी पार्ट को चेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट रोक सकता है। वो ये बात बोल के कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते, फिर वहीं आके रोक सकता है। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा ये डिफाइन नहीं है अभी तक है, जो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा वही बेसिक स्ट्रक्चर है। इतने फोन आ रहे हैं यार आज तो। ये भी क्वेश्चन बन सकता है सर, एक और क्वेश्चन आया है सर। सर पूजा देवी सर जम्मू कश्मीर के डाइवर सर बनी है सर, पहला महिला। हाँ तो भी क्वेश्चन आ सकता है सर। पूजा देवी महिला बनी है ड्राइवर, अच्छा का तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन यूपीएससी में जैसे अगर आप सुनिए बीपीएससी देते हो तो ये बनेगा कि वो लेडी कौन है, महिला बनी है। यूपीएससी में जब भी आएगा वो पूरा वुमेन एम्पावरमेंट को लेके आएगा, तो हम उसको एक उदाहरण के रूप में ले सकते हैं, है ना, एक उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपने जो समझाया था पहले उसका क्वेश्चन दे दीजिए एक बार। मैं तो भूल गया यार, मैं थोड़ी लिख के बैठता हूँ, क्या था बताए कोई सर? जैसे कोई लॉ है उसको खारिज क्यों नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए क्वेश्चन बनेगा तो किस तरह मॉडिफाई होके आएगा वो। हाँ अच्छा क्वेश्चन लिख लीजिए, ठीक है, क्वेश्चन लिखिए। ठीक है, लिखिए लॉ एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम, है ना, पार्लियामेंट्री सिस्टम, लॉ एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम, इसमें शॉर्ट नोट बन के आ सकता है, ठीक है। उसके बाद है पार्लियामेंट्री या पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड जुडिशरी सिस्टम, मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, जुडिशरी सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड
जुडिशरी सिस्टम एंड हाँ नेक्स्ट इसमें एक तो ये हो गया शॉर्ट नोट में, और फिर ये बन सकता है कि लॉ एंड जुडिशरी सिस्टम, हाई सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन बन सकता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद जुडिशरी सिस्टम एंड फंडामेंटल राइट्स और सिटीजन ऑफ इंडिया, इस तरह से कुछ भी बन सकता है। तो ये है, तो आपको समझना पड़ेगा कि लॉ एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम कि कोई कानून किसी लॉ का रिलेशन पार्लियामेंट्री से क्या है। तो पहली बात तो बनाना है, फिर डिसॉल्व नहीं हो सकता क्यों। ये सारे क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं कि क्यों इतना प्रॉब्लम हो रहा है। बहुत से लोग बोलते हैं यार राइट के बाद क्या लिखे हैं सर? सिटी सर सुन लीजिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड जुडिशरी सिस्टम, संसदीय क्या बोलते हैं इसको, संसदीय व्यवस्था एवं न्यायपालिका, संसदीय व्यवस्था एवं न्यायपालिका। उसके बाद है कानून और न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। जब भी हम ऐसा वर्ड बोलते हैं आप न्यायपालिका जुडिशरी लिख सकते हैं। उसके बाद है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन, कि सुप्रीम और हाई कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से आपस में रिलेट करते हैं। और हाई कोर्ट्स, सुप्रीम जुडिशरी सिस्टम एंड फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स या सिटीजन ऑफ इंडिया, एक ही बात है, बहुत डिफरेंस नहीं है। और ये और चीजें डिफरेंस नहीं, लगभग सेम है। तो ये है, और आप कोशिश कीजिएगा ये सर चारों क्वेश्चन है सर? हाँ चारों क्वेश्चन है, 250 वर्ड्स में लिखिएगा इसको। सिर्फ इंटरव्यू में पूछेगा क्या रीजन है कि क्यों। तो बहुत से एक कॉमन पीपल बोलते हैं कहीं भी खड़े होकर दुकान पे कि यार जो भाषा उनकी अलग ही होती है कि मोदी ये हैं वो हैं, क्यों नहीं खारिज कर देते हैं, 2 मिनट का काम है। ऐसा नहीं होता। आज आपने ये खारिज करवा लिया, कल कुछ और करवा लोगे, है ना, तो संसद चलेगी नहीं। ऐसा नहीं है ना, डेमोक्रेसी है। कोई भी उसका पॉलिटिकल मिसगाइड कर सकता है लोगों को। आज कांग्रेस कर ली, कल को बीजेपी करेगी, तो नहीं हो सकता। लॉ गलत है या सही है, दैट इज नॉट डिबेट। अभी जो बात कर रहे हैं हम ये नहीं कर रहे हैं कि जो लॉ बना है एग्रीकल्चर लॉ वो गलत है या सही है, हम उसमें कोई डिस्कस नहीं कर रहे हैं। डिस्कस ये कर रहे हैं कि जो डिमांड है डिसमिस करने की, वो सारी बातें यहाँ पे हैं। हम ये मत सोचना कि हम ये डिफाइन और ये गवर्नमेंट को डिफेंड कर रहे हैं कि सरकार को चाहिए कि वो ना करे। ऐसा नहीं है। क्यों सरकार नहीं कर पा रही, व्हाट इज द रीजन, वो हम बात कर रहे हैं। क्योंकि सही और गलत वो तो वही बता पाएंगे, है ना। ये तो वही बात हो गई ना कि भाई जैसे अब अगर आपके पिताजी हैं और वो जाके किसी घर का बैनामा करके आ गए और आप बोलोगे जाए हम नहीं देंगे घर अपना, क्यों नहीं दोगे भाई, आपके पिताजी ने तो किया है। पिताजी ने का मतलब क्या है कि आपने जिनको अथॉरिटी दी है अपना घर बेचने की या जो मालिक हैं, तो उन्होंने बेच दिया, उन्होंने बैनामा कर दिया किसी को, और आप ये कह रहे हो जी हम नहीं देंगे, तो ये तो गलत है। गलती तो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने की है। अकेले जो है रामनाथ कोविंद जी ने, हमारे प्रेसिडेंट हैं, माननीय प्रेसिडेंट, उन्होंने या फिर हमारे पीएम ने या एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने तो नहीं किया। किसको गलत बता रहा है? वो जो हैं आपके तो चुने हुए लोग हैं जिन्होंने किया है। तो ये चीजें हैं। बस ये है कि व्हाट शुड बी डन बिफोर लॉ, ये हो सकता है कानून पारित होने से पहले क्या किया जाना चाहिए था। ठीक है, ये बात हो सकती है। जैसे ही मन की बात में बोलते हैं, तो वैसे मन की बात में एक दिन मन की बात इसी की बोल देते कि देखो हम ये चाह रहे हैं, और आपको हम 1 महीने का टाइम दे रहे हैं। इफ एनी हैव एनी ऑब्जेक्शन, please register your objection and your demand। ये गवर्नमेंट गलती तो है, कम्युनिकेट करना चाहिए था पहले। तो ये चीज है। अब किसानों को थोड़ी पता है तुम पार्लियामेंट में बैठे क्या कर रहे हो,
हमने तो गवर्नमेंट को बचा लिया ये बोल के कि ये आपके रिप्रेजेंटेटिव थे जिन्होंने किया है, लेकिन अगर जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनकी कुछ ड्यूटी थी ना, जिनके लिए हम कुछ बना रहे हैं उनसे बात कर लेते हैं, कुछ पूछ लेते हैं, हो सकता है कि वो मना करते तो इतना बखेड़ा ही नहीं होता। तो ये चीज है, ठीक है, ये सारे लिखने की कोशिश कीजिए। और आज क्वेश्चन तो खैर नहीं हो पाए जी, ठीक है। और टॉपिक क्या कराए थे आपने इससे पहले, प्रोटेस्ट से पहले आपने कोई टॉपिक कराए थे? टॉपिक हुआ है वो फाइजर, वो वैक्सीन वाला, देख लेना वीडियो तो पहुंच ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं सर, बहुत दिन से वीडियो आ नहीं रही है ना, इसलिए मेरा बहुत 1-2 वीडियो छूट भी गई है सर क्लासेस। सारी वीडियो विभालिका IAS एकेडमी यूट्यूब पे आ रही है, देखिए कल का रात में हम सोने से पहले कर देते हैं, कल का सर आ रही है, सभी आ रहे Yes, sir. हैं, देखना। Yes, sir. हम बस स्पेशली नहीं भेज पा रहे हैं, ये है, वहां तो हम अपलोड कर ही देते हैं, ठीक है। और जैसे कोई अदर ग्रुप, जैसे NCERT का दूसरा ग्रुप है तो उसका भी लिंक हम डाल देते हैं, ठीक है। चलिए फिर कल मिलते हैं न्यू ईयर में, नई साल में। और कोशिश कीजिए नई साल अपने घर पे मनाइए फैमिली के साथ, ठीक है। हम भी कोशिश यही कर रहे हैं, फोन देखकर कितने बज रहे हैं वैसे तो, ठीक है, ओके।